सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर बात करें BEL के बारे में, तो ये कंपनी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और डिफेंस सेक्टर की काफ़ी बड़ी कंपनी है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये उन कंपनी में आती है जिसके नंबर काफ़ी कंसिस्टेंट रहते हैं। अगर सालों साल का डेटा भी आप देखोगे, अगर पिछले 10 साल का CAGR देखोगे इसके कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ का, तो वो आपको 16% दिखेगा। 5 साल का CAGR देखो तो वो 24% दिखेगा। 3 साल का CAGR कंपनी का 31% है और पिछले 1 साल में कंपनी ने प्रॉफिट को लगभग 34% से ग्रो किया है। और यही सेम चीज़ कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ में भी हमें देखने को मिलती है। लगातार कंपनी ने कंसिस्टेंट डबल डिजिट की ग्रोथ रेट दिखा रखी है अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 10 सालों से। अब इस बेसिस पे तो कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। बट अब बात करते हैं कंपनी से रिलेटेड कुछ ऐसे अपडेट्स के बारे में जिससे हमें ये पता चलेगा कि आगे चलकर कंपनी के जो बिज़नेस हैं वो हमें कैसा परफॉर्म करती हुई देखने को मिल सकती है। अब देखो दोस्तों, डिफेंस सेक्टर की बात करें तो ये जो सारी कंपनी होती है, चाहे BEL की बात करो या किसी दूसरी कंपनी की बात करो, इन सारी कंपनी के नंबर तब तक कंसिस्टेंट रहते हैं जब तक इन सारी कंपनीज़ के पास रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर अच्छे आ रहे हैं। अगर ऑर्डर आना रुक गए तो कंपनी के जो ग्रोथ रेट हैं वो भी हमें स्लो होती हुई नज़र आती है। ऑर्डर तो इन सारी कंपनी को हमेशा मिलते हैं, बट पिछले साल जितना ऑर्डर मिला था और इस साल जितना ऑर्डर मिला है उसमें एक डिफरेंस होना चाहिए और वो डिफरेंस हमेशा ग्रोथ वाला होना चाहिए, ठीक है। अब ये कंपनी से रिलेटेड बात करें या फिर हमारे पूरे इंडिया के डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड बात करें, आने वाले कल में बड़े बड़े ऑर्डर्स इंडिया की तरफ से तो आ ही सकता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बाद इंडिया अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा सकती है डिफेंस सेक्टर में, बट बाहर से भी हमें ऑर्डर्स अच्छे मिल सकते हैं। अब देखो दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिली थी कि काफ़ी सारी जो कंट्री थ्रेट देते हैं उसको अगर काउंटर करना है तो हमारी जो GDP है उसका उसका कुछ परसेंट हम इन्वेस्ट करते हैं डिफेंस सेक्टर में, उसको बढ़ाना पड़ेगा। और ये सेम चीज़ प्रेशर डाला गया था नाटो के मेंबर्स के ऊपर भी। और अब दोस्तों चीज़ें ये सुनने को मिल रही हैं कि नाटो के मेंबर्स पूरी तरह से एग्री कर चुके हैं अपने डिफेंस स्पेंडिंग में एक मैसिव हाइक लाने के लिए, यानी कि बढ़ाने के लिए अपने खर्चे को, किस में, डिफेंस सेक्टर में। अब इस वजह से हमारी जो डिफेंस कंपनी है उसको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें HL की या फिर BEL की, तो ये सारी कंपनी क्या करती है, सिर्फ इंडिया में बिजनेस नहीं करती, इंडिया के बाहर भी अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं उसको एक्सपोर्ट करती है। तो ये एक तरह से हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट का नंबर हमें देखने को मिलता है उसमें एक विंडफॉल ला सकता है, यानी कि एक अच्छा ग्रोथ ला सकता है। और इसमें उन सारी कंपनीज़ को बिज़नेस में अच्छा फ़ायदा मिल सकता है जो कंपनी एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देती है, या फिर एक्सपोर्ट पे वो कंपनी के बिज़नेस हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें HL का नाम आ जाता है, BEL का नाम आ जाता है, भारत फौज का नाम आ जाता है। तो ये सारी कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। बट सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन मत मानना, आप इन सारी चीज़ों के बेसिस पे बिज़नेस को रिसर्च भी कर सकते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि पिछले 2 क्वार्टर के नंबर CDSL के हमें बिल्कुल भी अच्छे देखने को नहीं मिले थे, चाहे हम Q3 के देखें या फिर Q4 के देखें। और ये नंबर को आप Q1Q बेसिस पे भी कंपैरिजन कर सकते हो और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, और हर पैरामीटर्स पे, चाहे आप रेवेन्यू पे कंपैरिजन करना चाहें, कंपनी के प्रॉफिट पे कंपैरिजन करना चाहें, या फिर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पे कंपैरिजन करना चाहें,
अब मल्टीपल फैक्टर पे ये कंपनी ने पिछले 2 क्वार्टर में डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट हमें दिखाई हैं। सबसे पहले रेवेन्यू कंपनी का क्यों इम्पैक्ट किया, क्योंकि मार्केट के जो वॉल्यूम्स हैं वो हमें अच्छे देखने को नहीं मिले, क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च में अगर स्टॉक मार्केट को देखोगे तो उसकी परफॉर्मेंस ही हमें अच्छी देखने को नहीं मिली थी। और उससे पहले अगर देखोगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 6 महीने का रिकॉर्ड देखें तो इस 6 महीने में डेरिवेटिव मार्केट की जो परफॉर्मेंस है उसमें ही हमें काफ़ी डिसअपॉइंटिंग वॉल्यूम्स देखने को मिले थे सेबी के न्यू रूल्स की वजह से, जिसमें उन्होंने ट्रेडिंग को और भी ज़्यादा टाइट किया था और वॉल्यूम्स में एक बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिली थी। और इस वजह से कंपनी के रेवेन्यू में तो इम्पैक्ट हमें देखने को मिले, बट सीडीएसएल जो सर्विसेज देती है उसका एक चार्जेस होता है, उस चार्जेस को भी इसने कम किया था। इस वजह से कंपनी के जो मार्जिन्स हैं उसमें भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिले। और रेवेन्यू और मार्जिन्स अगर इम्पैक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट ऊपर तो जाएगा नहीं, प्रॉफिट नीचे ही जाएगा, और जाता हुआ देखने को मिला भी है पिछले 2 क्वार्टर में। बट हो सकता है, गारंटी नहीं है, हो सकता है कि क्वार्टर 1 में जो रिजल्ट हमें देखने को मिले वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 1 सेकेंड डिसअपॉइंटिंग ही हो, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कुछ रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अप्रैल महीने का जो डीमैट अकाउंट ओपनिंग का नंबर हमने देखा था वो स्लाइटली बेटर देखा था अगर मार्च, फरवरी और जनवरी के मुकाबले कंपैरिजन करें। और मई के महीने में भी सेम चीज़ हमें देखने को मिली, बेटर ही देखने को मिली, ग्रो करता हुआ नजर आया। 2.2 मिलियन डीमैट अकाउंट मई के महीने में ओपन हुए, 196 मिलियन डीमैट अकाउंट टोटल ओपन हो चुके हैं अब तक। और ये जो मई के महीने का डेटा हमें देखने को मिला था ये पहला मंथ था जिसमें हमें इंक्रीज़ देखने को मिला मंथली बेसिस पे दिसंबर 2024 के बाद, क्योंकि जनवरी के बाद से लेकर अप्रैल तक लगातार हमें हर मंथ डिक्लाइन ही देखने को मिल रही थी और अब हमें जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर यही है कि अगर जून का महीना मान लो बेटर चल जाता है, क्योंकि जून आज बोल सकते हैं 29 जून है, कल जून का महीना ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद 3-4 दिनों में हमें डेटा देखने को मिलेगी कि जून के महीने में कितने डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं। अगर वो डेटा मान लो थोड़ा बेटर चल जाता है अप्रैल, मई और जून, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि Q1 के जो रिज़ल्ट है उसमें कंपनी को बेटर वॉल्यूम्स मिले, और बेटर वॉल्यूम्स अगर मिले तो कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें भी हमें बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिले। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा परफॉर्मेंस आएगी, इसके चांसेस थोड़े से कम है, बट Q1Q बेसिस पे कुछ रिकवरी आ सकती है, इसके चांसेस थोड़ा बहुत है, बट हाँ ये गारंटी की तरह नहीं है। तो इस वजह से इस पर आप एक बार ध्यान दे देना अगर आप CDSL के इन्वेस्टर हैं, बाकी इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। हाल ही में दोस्तों वारी रिन्यूएबल्स ने अनाउंसमेंट किया था कि उसको मिला था एक बड़ा ऑर्डर के साइज़ की बात करें तो 1480 करोड़ का ऑर्डर हमें देखने को मिला था, जो कि बोल सकते हैं काफ़ी सही है, क्योंकि वारी रिन्यूएबल्स की जो एग्जीक्यूशन पेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमें देखने को मिलती है। इसी बार वारी रिन्यूएबल्स ने गाइडेंस दिया था कि वो उम्मीद कर रहे हैं कितना, लगभग 3500 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू 2026 के फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि पिछले साल जो उन्होंने टारगेट रखा था एग्जीक्यूशन का उस टारगेट को उन्होंने सरपास किया था, और उम्मीद है इस बार जो उन्होंने टारगेट रखा है वो टारगेट को वो इजीली अचीव कर लेंगे। तो 3500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू गाइडेंस कंपनी ने दिया था, सॉरी उससे ज़्यादा का दिया था, मैक्सिमम 4000 तक देखने को मिल सकती है और मिनिमम 3500 करोड़ तक का दिख सकता है। अब अगर ये अचीव होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें वारी रिन्यूएबल्स में दिख सकती है, इनके रेवेन्यू में, और सेम चीज़ हम प्रॉफिट में भी उम्मीद कर सकते हैं। बट मार्केट को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मार्केट अगर किसी कंपनी के गाइडेंस को देखकर इंप्रेस होती है तो कहीं ना कहीं वैल्यूशंस अपग्रेड होता है, बट ऐसा नहीं है। वैल्यूशंस यहाँ पर लगातार हमें डाउनग्रेड होते हुए देखने को मिले थे। इनफैक्ट पिछले 5 साल का जो मीडियन पी है उससे भी इसका जो करंट पी है वो हमें नीचे ही देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में लोगों का कन्विक्शन वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ के ग्रोथ को लेकर उतना ज़्यादा हाई नहीं है जितना ज़्यादा हाई हमें पहले देखने को मिलता था। अब इसका पॉसिबल रीज़न ये भी है कि पहले 3 साल, 5 साल या 10 साल का रिकॉर्ड देखोगे इस कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ का बहुत इंप्रेसिव है, बट 1 साल में ग्रोथ रेट जो है वो स्लो हुई है, और इस ग्रोथ की तो मार्केट को किसी को आदत थी नहीं, इस वजह से परफॉर्मेंस भी आपको वीक होता हुआ देखने को मिला है। यही किसी लार्ज कैप कंपनी में देखने को मिलता है 80% से रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 56% से, तो बहुत ही इंप्रेसिव नंबर माना जाता है। बट ये कंपनी के रिजल्ट हर साल आपको 200-300% से ग्रो करते हुए दिखते थे, बट इस बार ऐसे दिखने को नहीं मिले, तो इस वजह से मार्केट की परफॉर्मेंस भी आपको डिसअपॉइंटिंग वाली देखने को मिली। बाकी आगे चलकर अगर रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं तो फिर मार्केट जो इस कंपनी को वैल्यूएशन दे रखी है वो हो सकता है वैल्यूएशन में कुछ चेंजेस भी दिखाते हैं, बट हाँ ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कंपनी के रिजल्ट पे। इस वजह से रिजल्ट अगला जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 2026 के फाइनेंशियल ईयर का पहला रिजल्ट है, इस वजह से उस पर ध्यान देना आप। बाकी इसको रिकमेंडेशन मत माना। और अगली कंपनी है दोस्तों ऑटो सेक्टर से, जिसने पहली बार स्प्लिट से रिलेटेड एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया है इसी वीक। नाम क्या है भाई, तो नाम है पवना इंडस्ट्रीज़। अब इसने अनाउंसमेंट किया है दोस्तों कि 2 जुलाई को इस कंपनी ने रखा है बोर्ड मीटिंग, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी प्रपोजल रखेगी स्प्लिट का। अभी कंपनी का फेस वैल्यू 10 का है, आफ्टर स्प्लिट
हो सकता है कि फेस वैल्यू हमें 2 का देखने को मिले, 1 का देखने को मिले या फिर 5 का देखने को मिले, यानी कि 1:2 के हिसाब से भी मिल सकता है, 1:5 के हिसाब से मिल सकता है और 1:10 के हिसाब से मिल सकता है। बाकी प्रॉपर जो आउटकम्स हैं वो हमें 2 जुलाई को ही देखने को मिलेगी। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस डेट को नोट कर लो। अगर इन्वेस्टर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं न्यूज़, इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।